जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 में है सजीवों में गति, मोशन इन लिविंग। तो इसका हम एक भाग पढ़ चुके थे, लेकिन जो भाग बाकी था उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले भाग में सजीवों में जो गति होता है उसके बारे में जाना था। साथ ही हमने विभिन्न जंतुओं के गमन अंग एवं जो गमन विधि है उसके बारे में भी जाना था। इसके साथ ही हमारे शरीर में जो गतियां होती हैं उसके बारे में भी हमने तालिका के द्वारा अध्ययन किया था। साथ ही हमने शरीर के अलग अलग संधियों के बारे में भी जाना था और इसके अंतर्गत जो अलग अलग तरह की अस्थियां हैं उसके अंतर्गत हमने धुराग्र संधि, हिंस संधि, अचल संधि, कंदुक खल्लिका संधि के बारे में पढ़ा था। तो आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कंकाल, स्केलेटन। तो जो कंकाल है ये हमारे शरीर का ढांचा है और ये हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करता है। तो यदि आप कभी कोई गुड़िया बनाने का कोशिश करेंगे तो आप खेलने के लिए कभी कभी गुड़िया बनाते हैं। यदि गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या करेंगे, एक ढांचा तैयार करेंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी या फिर कपड़े का लेयर चढ़ाएंगे, परत चढ़ाएंगे। तो इसी तरह से जो कंकाल होता है वो हमारे शरीर का ढांचा होता है और जो हमारा चमड़ा या स्किन होता है वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ परत होता है, जो हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। और हमारे शरीर को मजबूती कौन प्रदान करता है? यही कंकाल या ढांचा प्रदान करता है। तो संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करेंगे। तो आप एक ढांचा तैयार करेंगे और हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है और इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। तो क्या आपने कभी एक्सरे का चित्र देखा है? तो कभी यदि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि एक्सरे करवाइए। तो एक्सरे से क्या पता चलता है? तो एक्सरे से पता चलता है कि हमारे अस्थियों को कोई संभावित क्षति हुई है कि नहीं, और कोई संभावित क्षति हुई है कि नहीं इसके विषय में जानने के लिए ही जो डॉक्टर होते हैं वे एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृतियों का भी पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर 2 एक्सरे दिखाया गया है, तो आप इसको देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस अंग का एक्सरे है। तो ये जैसे पहला वाला दिख रहा है इसमें कलाई का एक्सरे किया हुआ है और दूसरे वाले में घुटने का एक्सरे किया गया है। तो ये आप देखकर ही अनुभव कर सकते हैं कि ये आपके हाथ का और कलाई का दिया गया है और ये आपके घुटने का है। तो इस तरह से हम एक्सरे के द्वारा भी अस्थियों की आकृतियों का पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं हाथ की अस्थियां, हैंड बोन। तो आपकी अंगुलियों को मोड़िए और क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? तो हमारे अंगुली में बहुत सारे संधि स्थल हैं, तो हम जब इसको मोड़ कर देखेंगे, तो आप भी अपने हाथों को मोड़ कर देखिए, तो देखेंगे कि हमारा जो हाथ है वो प्रत्येक संधि स्थल से मुड़ जा रहा है। और यदि इसमें कोई संधि स्थल नहीं होते, कोई जॉइंट्स नहीं होते, तो क्या होता? तो हम अपनी अंगुलियों को मोड़ नहीं सकते। तो अपने जो हथेली के पिछले भाग है उसको भी आप स्पर्श कीजिए और अनुभव कीजिए कि ये अनेक छोटे छोटे अस्थियों से बना हुआ है। और सोचिए कि यदि मात्र एक ही अस्थि का होता तो क्या होता? आप अपनी अंगुलियों को नहीं मोड़ पाते। तो देखिए यहाँ पर हाथ की अस्थियों को दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे अस्थियां हैं और बीच में जॉइंट्स हैं, संधि हैं। तो इसमें देखिए ये आपके अंगुलियों का जो अस्थि है उसको दिखाया गया है और आप देखिए प्रत्येक जो जॉइंट्स हैं, संधि हैं, तो वहां पर आप उसको मोड़ सकते हैं। तो आप इसको अनुभव करके देखिए अपने अंगुलियों को मोड़कर। तो अब हम आगे देखते हैं पसली पिंजर, रिब केज।
तो सांस लेते समय अनुभव कीजिए कि शरीर का कौन सा भाग ऊपर नीचे होता है। तो आप अनुभव करेंगे कि जो आपका बच्च का भाग है वो ऊपर और नीचे होता है। तो ये जो हमारा सांस लेने से हम अनुभव करते हैं ये वक्षस्थल को, तो ये जो वक्षस्थल है ये थोड़ा हमको सख्त लगता है। जब हम अंगुलियों से अपने वक्षस्थल को छूकर देखेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि वहाँ एक कठोर कुछ अनुभव होगा, या फिर हमारा जो पीठ का हिस्सा है उसको भी अपने अंगुलियों से जब हम अनुभव करेंगे तो हमको काफी कठोर अनुभव होगा। तो इस चीज को हम समझने के लिए क्रियाकलाप 3 को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पसली पिंजर को दिखाया गया है। तो ये आगे तरफ से जो पसली पिंजर का आकृति है उसको दिखाया गया है, ये साइड से दिखाया गया है। और यहाँ जो ये जॉइंट्स सब दिख रहे हैं छोटे छोटे हड्डियों के, ये आपका जो है मेरुदंड है। और ये जो बॉक्स जैसा आकृति दिख रहा है इसके अंदर हमारे जो नाजुक अंग होते हैं शरीर के, उसको ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो गहरी सांस भरकर उसे कुछ समय तक रोके रखिए और अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। तो इस तरह से आप अनुभव कर सकते हैं कि आपको कठोर अनुभव होगा। और जितनी भी पसलियों को आप गिन सकते हैं उसको गिनने का प्रयास कीजिए। तो आपने अनुभव किया होगा कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं और ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की तरह संरचना तैयार की हुई हैं। तो ये एक बॉक्स जैसा आकृति आपको अनुभव होगा। तो इस शंकु रूपी बक्से को ही पसली पिंजर कहते हैं। और ये जो बॉक्स नुमा आकृति है इसके अंदर ही हमारे जो महत्वपूर्ण अंग हैं शरीर के वे सुरक्षित रहते हैं। तो आपके शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो अब कुछ जानने योग्य बातें हैं उसको जानते हैं। तो जो मेरुदंड है, जो पीठ की हड्डी है, जो गले से होकर कमर तक की हड्डी है, तो उसमें छोटे छोटे 33 आपको अस्थियां मिल जाएंगी। तो ये जो मेरुदंड है वो 33 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है। और जो खोपड़ी की अस्थि है वो 2 तरह की है, वो है क्रेनियम और चेहरे की अस्थि। इसके बाद हम देखते हैं मेरुदंड, वर्टिब्रा। तो जो मेरुदंड होता है उसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप 4 को करते हैं। तो अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पैरों की अंगुलियों को छूने को कहिए। तो आपका मित्र जो है वो घुटनों को नहीं मोड़ेगा, लेकिन अपने हाथों की अंगुलियों से अपने पैरों की अंगुलियों को छूने का प्रयास करेगा। अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके पीठ पर नीचे की ओर लाइए। तो आप अपने दोस्त का जो गर्दन है वहां पर अंगुली रखेंगे और वहां से प्रारंभ करते हुए पीठ से नीचे की तरफ कमर तक ले जाएंगे। तो आप अनुभव करेंगे कि एक आपको कठोर संरचना अनुभव होगा। तो ये जो कठोर अस्थि आपको अनुभव होगा यही है आपका मेरुदंड। तो आप महसूस करेंगे कि यह अनेक छोटे छोटे अस्थियों से बना है। तो पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। तो जो आपका पसली पिंजर है वो भी इसी अस्थियों से जुड़ा हुआ है, ऐसा आप अनुभव करेंगे। तो जिन अंगों के बारे में, जिन अस्थियों के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं वे सारे अस्थियों के बारे में आप अपने शरीर को छूकर भी अनुभव कर सकते हैं। तो जब आप अपने ऊपर इस चीज को अनुभव करेंगे तो वो आपको समझने में ज्यादा आसान लगेगा। इसलिए आप अपने शरीर के अंगों को छूकर उसका अनुभव भी कीजिए। तो यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या होता? तो क्या आपका मित्र इस प्रकार झुककर छू सकता अपनी पैरों की अंगुलियों को? तो आपका जो मित्र है जो झुककर पैरों की अंगुलियों को छू रहा है वो नहीं छू पाता। यदि उसमें जॉइंट्स नहीं होते, संधि नहीं होते, तो आपका जो पीठ का हड्डी है वो नहीं मुड़ पाता। और यदि आप जोर जबरदस्ती उसको मोड़ने का प्रयास करते तो वो टूट जाता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, मेरुदंड को यहाँ दिखाया गया है। तो देखिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अस्थियां हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें से जो एक अस्थि है उसको अलग से इस तरह से दिखाया गया है। तो इस तरह की छोटी छोटी अस्थियां जुड़कर मेरुदंड का निर्माण करती हैं।
तो मेरुदंड को आप अपने गले से सीधे एकदम पीठ के बीचों बीच नीचे कमर तक अनुभव कर सकते हैं। आपको हड्डियों, छोटे छोटे हड्डियों के संधि दिखेंगे, तो आप इसको अपने अंगुलियों से छूकर अनुभव कर सकते हैं। अब देखते हैं कंधे की अस्थि। तो जो कंधे की अस्थि है उसको कहते हैं शोल्डर बोन। तो अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का देने को कहिए। तो हाथ से दीवार को धक्का देने को कहिए अपने दोस्त को। तो क्या आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है? तो आपको दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगी कंधों के समीप। तो ये जो उभरी हुई अस्थियां हैं इसे ही कंधे की अस्थि कहते हैं। तो समझ गए? देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कंधे की अस्थि को। तो ये है उभरी हुई, आपको दो हड्डियां दिखाई देगी। तो आप खुद भी दीवार को धक्का देकर देखिए अपने हाथों से, तो आप देखेंगे कि आपके कंधे के समीप दो जो अस्थियां हैं वो उभरी हुई दिखाई देंगी। तो यही है कंधे का अस्थि। अब है श्रोणी अस्थियां, वाइस्ट बोन। तो जो श्रोणी अस्थि है तो उसको आप इस चित्र में देखिए। तो जो श्रोणी अस्थि है वो भी एक बॉक्स के जैसा आपको दिख रहा है। तो इसको भी आप अपने शरीर में छूकर अनुभव कर सकते हैं। तो जो श्रोणी अस्थि है ये बक्से नुमा आकृति होती है और इसके अंदर जो आपके शरीर के संरचनाएं हैं, जो नरम संरचनाएं हैं वो सुरक्षित रहती हैं। तो आपका आमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों को ये रक्षा प्रदान करता है। और यह जो है ये कुल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। तो जब आप बैठते हैं तो ये हिस्सा के सहारे ही आप बैठ पाते हैं। अब देखते हैं मानव खोपड़ी, ह्यूमन स्कल। तो खोपड़ी अनेक अस्थियों से एक दूसरे से जुड़ने से बना होता है। तो यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को घेर करके सुरक्षा प्रदान करता है। तो मस्तिष्क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे शरीर का नियंत्रण करने में हमारी सहायता करता है। और इस मस्तिष्क को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? हमारे खोपड़ी की अस्थि। तो देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है मानव खोपड़ी को। तो जो खोपड़ी की अस्थि है इसी में हमारा जो मस्तिष्क होता है वो सुरक्षित रहता है। तो इन्हें भी जानिए। तो जो हमारा पसली पिंजर है उसमें 12 जोड़े पसली होते हैं। तो इन 12 जोड़ों को आप अंगुलियों से छूकर अनुभव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उपास्थि, कार्टिलेज। तो कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो अस्थियों के जैसे कठोर नहीं होते हैं। तो जो कंकाल है हमारे शरीर का तो उसमें कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो अस्थियां जितनी कठोर होती हैं उतनी कठोर नहीं होती हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। तो जो उपास्थि है उसको हम मोड़ सकते हैं। तो जिन्हें मोड़ा जा सकता है और वो हमारे कंकाल का ही हिस्सा है और वो इतना कठोर नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो देखिए यहाँ कान के ऊपर भाग में उपास्थि। तो आप अपने कान का जो ऊपरी भाग है उसको मोड़ने का कोशिश कीजिए तो आप देखेंगे कि वो मुड़ जा रहा है। तो ये जो कान का ऊपरी हिस्सा में जो अस्थि है ये क्या है? उपास्थि है, जिसको आप मोड़ सकते हैं। आप हड्डियों को तो नहीं मोड़ सकते हैं, मोड़ेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन जो उपास्थि है उसको मोड़ा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो कान है उसको आप स्पर्श कीजिए और क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? तो क्या अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर आपको महसूस होता है? तो कान का जो ऊपरी भाग होता है उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली लचीली है, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। तो हड्डियों जैसा कठोर भी नहीं है और यह क्या है? उपास्थि है। और शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। तो जहाँ शरीर की हमारी संधियां होती है उसमें भी उपास्थि पाई जाती है जिससे वो मुड़ने में सहायक होती है। अब हम देखते हैं पेशी, मसल्स। तो शरीर की गति के लिए केवल अस्थियां ही जरूरी नहीं है,
इसके लिए पेशी की भी आवश्यकता होती है। तो सिर्फ अस्थियां ही रहेंगी और वही गति में सहायक होगा ऐसा नहीं है। तो इसमें जो हमारे शरीर में जो गति होता है उसके लिए पेशियां भी बहुत आवश्यक है। इसे समझने के लिए हम क्रियाकलाप 5 को देखते हैं। तो आप अपने एक हाथ को मुट्ठी बना लीजिए, मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी के अंगुलियों से उसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। तो मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी की जो अंगुलियां हैं उसी से आप अपने बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। तो क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? तो दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। तो जिस हाथ से आपने मुट्ठी बनाया है और कंधे को छुआ है उस हाथ से ना छूकर दूसरे हाथ से आप छू कर देखिए। तो क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? तो जो उभरा हुआ भाग आपको दिखाई देगा वही है पेशी। तो देखिए यहाँ पेशी को देख सकते हैं, बाजू की पेशी। तो यहाँ एक उभरा हुआ भाग दिख रहा है ना, यही है पेशी। और अस्थियों को गति प्रदान करने में उपयोगी 2 पेशियों को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं उसी के बारे में और भी विस्तार से। तो संकुचित होने के कारण पेशियां उभर जाती है। तो जब पेशियां संकुचित होती हैं तो ये पेशियां उभर जाती हैं। तो अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए और संकुचन की अवस्था में पेशी जो होती है वो छोटी होती है, कठोर होती है एवं मोटी हो जाती है और यह अस्थि को खींचती है। और किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से काम करना पड़ता है। तो 2 पेशियां एक साथ जब काम करेंगी तभी हमारी जो अस्थियां हैं वो गति कर पाएंगी। तो जब 2 पेशियों में से कोई एक संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है और युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। तो 2 जोड़े पेशी मिलकर जो हड्डी है उसको गति प्रदान करती हैं, अस्थियों को गति प्रदान करती हैं। तो अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। तो एक सिकुड़ती है और एक शिथिल हो जाती है, एक संकुचित होती है और एक शिथिल हो जाती है और इस तरह से जो हमारा अस्थि है वो गति करता है। पेशी बल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। तो जो पेशी होती है वो खिंचाव कर सकती है लेकिन धक्का नहीं दे सकती है। अतः एक जो अस्थि है उसको गति करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि जो हमारी पेशियां हैं, पेशियों के जोड़े हैं, वो अस्थियों को गति करने में सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह से आपने जो कंकाल है उसके बारे में पढ़ा और पेशियों के बारे में पढ़ा। तो आशा करती हूँ आप इसे समझ गए होंगे और यदि कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करेंगे और इसका जो आगे का भाग है उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।